नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि इससे पहले मैंने और भी करंट अफेयर्स की वीडियो दी थी, आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूं। बड़े अच्छे से अपना थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो थोड़ा थोड़ा जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है आप उसको अच्छे से रीड करो और अपनी एक प्रैक्टिस जारी रखो, है ना। और क्योंकि प्रैक्टिस अगर जारी रखोगे, अपनी पढ़ाई जारी रखोगे तो स्वाभाविक एक अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। बाकी का कहना ये चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। बाकी के आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें कैसी क्या समझ में आ रही हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो थोड़ा सा यार वीडियो को अगर लाइक कर दो और अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के ग्रुप में, जो भी आप, है ना। इतना सहयोग तो प्रदान कर सकते हो, और ज़्यादा नहीं तो आप उसको लाइक कर दोगे तो हमें एक आपका फीडबैक भी मिले। और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई भी आपको एक सजेशन देना है तो दे सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी आपको सजेशन देना है तो वो हमें दे सकते हो। और भी हम आगे कुछ नई नई चीज़ें आपको अवेलेबल कराएंगे। बाकी का ये है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जल्दी से। देखें, सबसे पहले तो यही फैक्ट लिखा हुआ है कि एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर अपन बात करें तो ये पूरी दुनिया में ही मनाया जाता है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक विशेषता है कि इसमें कोई ना कोई एक विषय रख दिया जाता है ना। तो मेन है 8 मार्च की जो डेट है वो अपन को अच्छे से याद होनी चाहिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन इसका विषय क्या रखा गया। जैसे 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इसका विषय क्या रखा गया और ये कब से शुरू हुआ, तो ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं हमें इस स्लाइड में दिख रही है। जैसा कि लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और 8 मार्च, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है अगर कभी पेपर में आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है, 8 मार्च। और इस दिवस को इतने अच्छे से गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कि हर किसी को अब एहसास होने लगा है, हर किसी को ये चीज समझ में आने लगी है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये हर किसी को याद रहेगी, ठीक। तो ये ट्रेडिशनल में आ जाता है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, बोले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष 2020 में जो मेरे अपनों को कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट मिल रहा है वो ये है कि वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय है, इस दिवस का मुख्य विषय क्या है, एक समान दुनिया और एक सक्षम दुनिया। एक समान दुनिया और एक सक्षम दुनिया, जो भी विषय आते हैं किसी भी दिवस को लेके उस विषय को आप समझ के याद करो, रटो मत, उसको समझ के याद करो। तो एक समान दुनिया और एक सक्षम दुनिया का मतलब ये है कि जब दुनिया में एक समान सभी से व्यवहार करा जाएगा, यानी कि जैसे महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं देखा जाएगा, तो एक समान दुनिया होगी। और जब एक समान दुनिया होगी तो एक सक्षम दुनिया होगी। सक्षम का मतलब ये है कि हम उस कार्य में सक्सेस होंगे, सक्षम हो जाएंगे सारे कामों में जब हम सबको साथ में लेके चलेंगे। तो महिलाओं पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो, ये कहीं ना कहीं एक जो भी महिलाओं के प्रति जो सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको भी खत्म करने का प्रयास किया जाए। जब कोई दिवस मनाया जाता है तो दिवस मनाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति का उस दिवस पर पूरा एक ध्यान आकर्षित हो, और उस ध्यान आकर्षित होने की वजह से वो उस दिवस को अच्छे से उसको समझे, एक इंसान के अंदर कोई नए विचार विकसित हो उस विषय को लेके। क्योंकि अगर ये दिवस नहीं होता तो हम आज इस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहे होते। ये दिवस आया, इसकी वजह से हमें क्वेश्चन बना, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते कब है, 8 मार्च को। पर सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया था 8 मार्च 2020 को, उसका विषय क्या था, तो उसका विषय था एक समान दुनिया, एक सक्षम दुनिया। यानी कि अगर एक समान होंगे, सब लोग समान होंगे, इक्वल होंगे, तो स्वाभाविक है हम सक्सेसफुल होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है एक समान दुनिया, एक सक्षम दुनिया। तो आप इसको जरूर अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि 8 मार्च हो सकता है वो पेपर में आपसे ना पूछे
कंपटीशन बढ़ गया है, तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा चढ़ा के या थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है, जिससे स्टूडेंट का एक IQ देखा जाता है कि ये रटन विद्या तो इसकी नहीं चल रही है, ये समझ के पढ़ता है कि नहीं पढ़ता और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो उनको इतनी सारी भीड़ में से अगर किसी को छांटना है तो वो इसी तरीके से छांटेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, इसको यहां तक क्लियर हुआ। वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र वर्ष ने 8 वर्ष में इस दिवस को मनाया, मतलब इसको कहीं ना कहीं देखा जाए 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को, 8 मार्च है वो, 8 मार्च को इस दिवस को मनाना प्रारंभ किया गया। तो कहीं ना कहीं 8 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, तो इसको आप जरूर अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कौन सा है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। तो भैया नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई थी और नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना होने की वजह से इस दिवस को मनाया जाता है। तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है, और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की अपन बात करें तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है भैया, 1 मार्च को मनाया जाता है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। 1 मार्च को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाएंगे, 1 मार्च को याद रखेंगे। और 1 मार्च से अपन को याद रखेंगे कि 1 मार्च से नागरिकों की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। बोले नागरिक सुरक्षा बढ़ा दी जाती है 1 मार्च से। कैसे बढ़ा दी जाती है, बोले 1 मार्च से, मार्च वाला जो समय है वो बच्चों का पेपर का समय रहता है, इसलिए प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का एक दायित्व बढ़ जाता है। मतलब ऐसे एक थोड़ा सा सोच के याद कर लो, कनेक्टिविटी से याद कर लो कि भाई 1 मार्च को एक नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो एक एक नागरिक की अपन को सुरक्षा करनी है, एक एक नागरिक की सुरक्षा करनी है, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करनी है। तो एक नागरिक अपने आप में बड़ा विशेष होता है, तो 1 मार्च को ये दिवस मनाते हैं। और 1 मार्च से अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि नागरिकों की सुरक्षा करना, मार्च में होली आती है तो होली में पुलिस व्यवस्था थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि भैया नागरिकों की हमें सुरक्षा करनी है। तो 1 मार्च को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन महासभा के द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की बनाने की शुरुआत की गई थी। तो 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा इसको मनाने का एक फैसला किया गया था। तो ये जो दिवस है ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। और नागरिक सुरक्षा दिवस 2020 में कब मनाया गया, 1 मार्च को मनाया गया। तो 1 मार्च को अपन को याद रखना है कि 1 मार्च को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और ये एग्जाम में भी आ चुका है। और एग्जाम में इसमें जो क्वेश्चन बना था वो क्वेश्चन यही बना था कि भाई ये जो मतलब विज्ञान दिवस मनाते हैं तो किसके जन्म दिवस पर ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो CV रमन का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने रमन प्रभाव के खोज की थी। और उस रमन प्रभाव की वजह से जैसे बोलते प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में व्याख्या करने वाले, रमन प्रभाव की व्याख्या करने वाले जो व्यक्ति हैं वो CV रमन है। और CV रमन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को एक विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, लिखा हुआ है कि 28 फरवरी 2020 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया गया। और इस दिवस का जो मुख्य विषय है वो विज्ञान में महिलाएं, विज्ञान में महिलाएं यानी कि वुमेन इन साइंस, यानी कि साइंटिस्ट की कैटेगरी में केवल पुरुषों को ही ना रखा जाए बल्कि महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसका विषय थोड़ा अलग हटके है, क्योंकि इस विषय में साइंस का तो नाम बिल्कुल आ ही नहीं रहा है ना। मतलब साइंस का नाम कैसे नहीं आ रहा कि भाई कोई खोज वगैरह ऐसी कोई विशेष कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज नहीं आ रही है। पर इसमें जो विषय रखा गया है विज्ञान में महिलाएं, विज्ञान में महिलाओं का मतलब कि विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी होना बहुत जरूरी है, कि महिलाओं को भी पूरी बराबरी से
विज्ञान के अंदर या साइंटिस्ट की कैटेगरी के अंदर महिलाओं को बराबरी से ही शामिल किया जाए। तो बहुत अच्छा विषय है, आप याद रख सकते हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि विज्ञान दिवस कब मनाते हैं तो 28 फरवरी, और 28 फरवरी के और इसमें अलावा इस दिवस का जो मुख्य विषय था, इसका विषय था कि महिलाओं को विज्ञान में शामिल किया जाए, या जैसा कि आपके सामने शब्द लिखा हुआ है कि विज्ञान में महिलाएं, ठीक है, वुमेन्स इन साइंस, ठीक है। 28 फरवरी 1928 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, और इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से वो सम्मानित हुए थे सीवी रमन, और सब जानते हैं कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे उनका नाम क्या था, सीवी रमन, और सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें से 2-3 फैक्ट अपन को दिख रहे हैं। पहला तो ये कि विज्ञान दिवस का मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। दूसरा ये कि इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, इस दिवस का मुख्य विषय 2020 में ध्यान रखना, विज्ञान में महिलाएं। और 28 फरवरी 1928 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, और उन्हें ये जो नोबेल पुरस्कार है वो 1930 में दिया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगला फैक्ट लिखा हुआ है जैसा कि पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन, ठीक है, एक पुस्तक है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियनशिप 5 मार्च 2020, क्या लिखा हुआ है, 5 मार्च 2020 को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी, ठीक है, नई दिल्ली में एक पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियन का विमोचन किया है, ठीक है। और यह पुस्तक बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, तो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के सफल नेतृत्व करने वालों पर केंद्रित है। सॉरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की थी, वो भी पानीपत हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बन चुका है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 2015 में हुई थी। तो ये बेटी बचाओ है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो अभियान है ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था, और पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत, 2015 में शुरुआत हुई थी, वो भी 22 जनवरी 2015 को। तो अपन इसको याद रखना है। दूसरा, इसमें एक बुक लॉन्च की गई है, और ये बुक लॉन्च की गई है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज, ठीक है, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, यानी कि अगर हम कुछ चेंज लेके आते हैं, क्रॉनिकल चेंज लेके आते हैं तो हम चैंपियन बन सकते हैं। और महिला बाल विकास मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी के द्वारा इसका कहीं ना कहीं विमोचन किया गया है। तो ये किस विषय को लेके है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर इस बुक को उन्होंने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है। तो अपन इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए अगला फैक्ट देखते हैं। देखो इसमें फैक्ट में हमें 2 चीजें मिली। एक तो पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियनशिप जो है वो किससे संबंधित है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से संबंधित है। किसने इसका विमोचन किया है, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। दूसरा, इसमें ये किस विषय को लेकर है, तो ये पुस्तक किस पर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिद्धांत पर काम करेगी, क्योंकि एक योजना थी पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पुस्तक टाइगर स्पीक। देखो टाइगर स्पीक से जैसा कि आपको राइट साइड में इमेज दिख रही है, और राइट साइड में जो इमेज है उसमें टाइगर दिख रहा है, और टाइगर स्पीक का मतलब टाइगर बोल रहा है ना, जैसे शेर खान बोलता था जंगल बुक में मोगली को लेकर के मोगली को मारने के लिए, है ना। तो एक पुस्तक है टाइगर स्पीक लिखा हुआ है। तो 3 मार्च, अब देखो मध्य प्रदेश का फैक्ट है तो फिर तो बनता है यार, अच्छे से याद करो। 3 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, ठीक है, हालांकि मुख्यमंत्री तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हमारे शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वन्य जीव दिवस के अवसर पर एक पुस्तक लिखी टाइगर स्पीक का विमोचन किया, ठीक है, टाइगर स्पीक का विमोचन किया है,
समझ में आ रहा है ना, उसका उद्घाटन किया है। लेकिन इस बुक के लेखक कौन है? इस बुक के जो लेखक हैं वो कार्टूनिस्ट हैं हरिओम तिवारी। ठीक है, क्या नाम लिखा हुआ है? हरिओम तिवारी। तो हरिओम तिवारी जो हैं वो इस बुक के लेखक हैं। तो अपन को याद रखना है हरिओम तिवारी। क्या नाम याद रखना है? हरिओम तिवारी। तो देखो कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है कि टाइगर स्पीक जो बुक है वो किसने लिखी है? तो टाइगर स्पीक यानी कि टाइगर बोल रहा है, और टाइगर क्या बोला है? हरिओम। टाइगर क्या बोला है? हरिओम बोल रहा है। क्योंकि टाइगर को जब भी कोई शिकार दिखता है तो वो भगवान को याद करता है, और भगवान को याद करने से उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आ जाती है तो पूरी दम लगा देता है वो शिकार करने के लिए। तो टाइगर, बताओ, वैसे टाइगर ऐसा बोलेगा नहीं, लेकिन अपन को याद रखना है क्योंकि उसका बुक का नाम ही है टाइगर स्पीक। तो टाइगर स्पीक जो है, जैसा कि आपको इमेज दिख रही है, इमेज के अंदर देखो हरिओम तिवारी नाम भी दिख रहा है अपन को। तो हरिओम तिवारी जो नाम दिख रहा है वो टाइगर स्पीक बुक लिखी है। उसका विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा किया गया था, वो भी 3 मार्च को। तो मेन है, विमोचन करने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंपॉर्टेंट होता है उस बुक को लिखने वाला। क्योंकि कोई बुक अगर हाईलाइट होती है तो उसका लेखक का नाम पूछा जा सकता है पेपर में, और जब लेखक का नाम पूछते हैं तो 4 ऑप्शन जो दिए रहते हैं उन 4 ऑप्शन में भी लेखक का ही नाम होता है। अगर स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो वो सही से आंसर दे पाएगा, वरना वो तुक्का लगाएगा तो सोचेगा यार ये राइटर का मैंने नाम सुना है, ये इसका लेखक होना चाहिए, जबकि सही समय पर सही चीज याद आनी चाहिए। तो टाइगर स्पीक जो है एक बुक है, और ये जो बुक है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी के द्वारा लिखी गई है, और यह बाघों को समर्पित लिखा हुआ है। यह बाघों को समर्पित कार्टून कला की पुस्तक है। ये कार्टून के द्वारा बाघों के लिए समर्पित किया गया है, जिससे कि लोगों को बाघों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति लोगों के एक रुझान आए। ठीक है, तो ये 3 मार्च को इसका विमोचन किया गया था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, NIGHA मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया है। तो एक मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया। अब ये मोबाइल में ऐसा क्या है कि इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है 8 मार्च 2020, 8 मार्च अभी आपने पढ़ा हुआ है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी जो हैं, उन्होंने NIGHA ऐप का उद्घाटन किया है। इस ऐप का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आगामी स्थानीय चुनाव के दौरान चुनावी भ्रष्टाचार जैसे धन, शराब, चुनावी दुर्भावनाओं पर अंकुश लगाने के लिए। बहुत अच्छा फैक्ट बन सकता है कि अभी हाल ही में एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। बोले किस राज्य में शुरू किया गया? बोले आंध्र प्रदेश के अंदर शुरू किया गया। पहला क्वेश्चन अपना यहाँ बनेगा। दूसरा, NIGHA जो है ये किससे संबंधित है या किससे संबंधित ऐप होगा? तो ये जो ऐप होगा जिसको बोलते हैं निगाह, NIGHA, देखो राइट साइड में लिखा हुआ है निगाह, निगाह लिखा हुआ है, यानी कि इस ऐप के माध्यम से एक निगाह रखी जाएगी, लोगों पर पूरी नजर रखी जाएगी कि कोई चुनावी प्रचार के अंदर कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है। तो भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए कोई भ्रष्टाचार ना करे, तो उसके लिए एक स्कीम शुरू की गई है, और वो स्कीम को अपन क्या बोलेंगे? निगाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निगाह, जो कि आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश यानी कि अंधों का प्रदेश, और अंधा जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा अपनी निगाहों के बारे में सोचता है कि काश मेरी निगाह इतनी तेज होती मैं दुनिया को देख सकता। तो आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में NIGHA एक ऐप जारी किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, और उस ऐप का नाम क्या है बच्चों? निगाह। निगाह को अपन को याद रखना। ठीक है, अच्छा फैक्ट है, आप याद कर सकते हो। ठीक है, और फिर लिखा है इस ऐप को आंध्र प्रदेश के पंचायती राज विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया 2020 में। यहां से भी अपन को एक क्वेश्चन बनेगा। अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जहां तक है बहुत अच्छा फैक्ट है। कभी कभी पेपर के अंदर जब एग्जाम क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ाता है ना, तो वो कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेता है कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया है, ये जो सूचकांक जारी किया गया है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, और ये कहां से जारी किया गया है? तो देखो वैसे तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर काफी सारी संस्थाएं जिसकी वजह से अपन उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्ट्स
रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो है उसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। और इसका मुख्यालय बच्चों कहां पर है? पेरिस में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। तो फ्रांस में जारी करना, पेरिस में जारी करना बात एक ही है, ठीक है। तो अपन इसको पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, आपको समझ में आएगा। जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है चाहे तो आप अलग से नोट कर लेना। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा एक वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है और इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1985 में, 1985 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? पेरिस। और पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। अब इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था। 180 देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें नॉर्वे सबसे पहले नंबर पर आया, ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात चल रही है, यानी कि प्रेस फ्रीडम की बात चल रही है। राइट साइड में इमेज भी मैंने आपको दिया है कि प्रेस फ्रीडम है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर लगभग 180 देशों पर एक सूची जारी की गई है 180 देशों की। उसमें जो पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर नॉर्वे, एक देश है नॉर्वे जिसकी कैपिटल है ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो क्या है? ओस्लो। नॉर्वे कैपिटल ओस्लो है, ठीक है। तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वे ओस्लो में ही दिया जाता है। बाकी का तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार स्पेशली नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आ गया। उत्तर कोरिया सबसे अंतिम स्थान पर है इस सूचकांक में। उत्तर कोरिया, आपको मालूम है उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग, कौन है? किम जोंग। किम जोंग जो है वो उत्तर कोरिया का तानाशाही है, यानी कि वहां का राजा है और वो मीडिया पर पूरा कंट्रोल करके रखता है। तो मीडिया की स्थिति बहुत बेकार है, जब तक उससे पूछेंगे नहीं तब तक कोई ऐसी खबर छापेंगे नहीं। यानी कि वहां की मीडिया पर बहुत लगाम लगा रखी है उन्होंने, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो उत्तर कोरिया हो, चाहे वो रूस हो, यानी कि इन देशों से अपनी मीडिया पर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करके रखा है। तो सबसे बुरी स्थिति बोल सकते हैं अपन, सबसे निचला स्तर बोल सकते हैं कि मीडिया का कहां पर है, वो उत्तर कोरिया में है। लेकिन सबसे अच्छा, सबसे फर्स्ट नंबर पर जो है वो नॉर्वे में है। कहां पर है? नॉर्वे में। अब ये सूचकांक जारी किया गया तो बोले हमारे भारत की क्या पोजीशन इसमें रही? तो भारत की जो पोजीशन है निचले स्थान पर, और हमारा जो भारत है 45.33 स्कोर के साथ में 142वें स्थान पर है। बस मीन अपन को ये याद रखना है। जैसे अभी हैप्पीनेस इंडेक्स प्रसन्नता सूचकांक अपन ने पढ़ा था, प्रसन्नता सूचकांक में 144 का अपन ने क्रम पढ़ा है कि 144वें नंबर पे हमारा भारत है। और इधर अगर देखा जाए कि प्रेस फ्रीडम में, और प्रेस फ्रीडम में हम कहीं ना कहीं कौन से नंबर पर है? 142वें नंबर पर है। तो हमको कहीं ना कहीं प्रेस से डरना पड़ेगा, जो प्रेस होगी उससे डरना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस चाहे तो कब किस व्यक्ति को नीचे गिरा दे और कब किस व्यक्ति को ऊपर उठा दे, ये प्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेस से डरना पड़ेगा, तो आप उसको याद रखें। 142वें नंबर पर हमारा भारत है इसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रख सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट। इरफान खान, ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अभी ऋषि कपूर की डेथ हो गई है, इरफान खान की डेथ हो गई है, तो ये तो सबको मालूम है। लेकिन यहाँ से अपन को क्या क्वेश्चन बन सकता है जिसको अपन को अच्छे से याद रखना चाहिए? जैसे कि लिखा हुआ है इरफान खान, इरफान खान की डेथ हो गई, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हो जहां से क्वेश्चन बन सकता है, अपन उसको अच्छे से याद रख लें। जैसा कि इसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि इसमें जो 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल को तो इनकी डेथ हुई थी। 29 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का मुंबई में निधन हो गया। ये सबको पता है, मुंबई में ऋषि कपूर का निधन हुआ, मुंबई में इसका निधन हुआ, ठीक है। 53 वर्ष की उम्र में, क्योंकि केवल इतना याद मत करो कि इरफान खान कौन थे, अभिनेता थे, अभी हाल ही में उनका निधन हो गया, वहां पर बात खत्म नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा पूछते वही हैं, बस थोड़ा सा एक कदम बढ़ के। तो इसमें लिखा है 53 वर्ष की आयु, 53 ईयर्स ओल्ड है वो, और वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। तो कहीं ना कहीं एक उनको एक ट्यूमर था। और न्यूरो, देखो न्यूरो से एक न्यूरोलॉजी होता है, तंत्र का विज्ञान होता है, एक न्यूरोलॉजी होता है, न्यूरोलॉजी जिसे अपन बोलते हैं।
तो कहीं ना कहीं एक न्यूरॉन शब्द सुना हो आपने कि मानव शरीर के अंदर जो सबसे लंबी जो कोशिका है ना, मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका है वो नर्व सेल है, यानी तंत्र का कोशिका है नर्व सेल, जो न्यूरॉन से कनेक्ट रहती है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। हो सकता है पेपर के अंदर आपको यहां से भी क्वेश्चन बना दे, कोई जरूरी थोड़ी है वो ये पूछे कि भैया इरफान खान की मृत्यु हो गई, वो कौन थे ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा बता देगा। क्वेश्चन ये बता सकता है कि इरफान खान की अभी मृत्यु हुई है तो उनको कौन सी बीमारी थी, किस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो न्यूरो एंडोक्राइन, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन है और इस ट्यूमर से वो पीड़ित थे। इसी में अगर देखा जाए तो हाँ, जो ऋषि कपूर हैं उनकी डेथ हो गई। अब ऋषि कपूर की डेथ हुई तो किस बीमारी से हुई, आप अपने आप खुद को गैस करो। अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो अच्छी बात है भैया, आपकी नॉलेज बढ़िया है और आप उसका एक आंसर दे सकते हो। और अगले फैक्ट में मैं आपको ऋषि कपूर का बताऊंगा, ये नहीं कि गूगल पे हल्का सर्च करके आप सोचने लगो कहाँ पर क्या है। अगली मैं नेक्स्ट जो आपकी इमेज आएगी, नेक्स्ट इमेज में वो चीज़ बताऊंगा। लेकिन आप थोड़ा अपना दिमाग में सोचो कि ऋषि कपूर की मृत्यु हो गई पता है, लेकिन ऋषि कपूर की जो मृत्यु हुई है वो किस बीमारी के कारण हुई है। तो अगर आपको दिमाग में आ गया है ना तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके दिमाग में नहीं आया तो नेक्स्ट इमेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। 30 वर्षों के अपने कैरियर में उन्होंने लगभग 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। हाँ, एक और बहुत अच्छा फैक्ट बनता है, इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ बच्चों जयपुर में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर में। ये भी पूछा जा सकता है कि इरफान खान का जन्म कहाँ हुआ, तो इरफान खान का जो जन्म हुआ है वो इरफान खान का जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। तो जयपुर अपन को जरूर याद रखना है, जय और विजय याद रख लो, और जय से याद रख लो कि इरफान खान जब भी बॉल कराते थे, ये इरफान खान एक्टर है लेकिन अपन इरफान खान जब भी बॉल कराते थे तो कहीं ना कहीं हमारी जय हो जाती थी, यानी कि जैसे ही वो विकेट लेता था तो कैप्टन बोलता था जय बॉल कराई थी तूने शानदार। तो इरफान खान की बॉल पे वो करता था, कहता था जय। तो जयपुर अपन को थोड़ा सा याद आ जाए, जयपुर राजस्थान में है, और नॉर्मली आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। हाल ही में उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम, तो अभी अगर बोला जाए उनकी जो लेटेस्ट मूवी थी तो लेटेस्ट मूवी कौन सी थी, अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुई थी। और उन्हें अपनी फिल्म पान सिंह तोमर, देखो यहाँ से उनकी जो फिल्म थी पान सिंह तोमर के लिए एक सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था। और कला एवं अभिनय के लिए भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है उन्हें कब, 2011 में। तो बच्चों पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि इरफान खान को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो उनको कौन सी बीमारी थी, एंडोक्राइन ट्यूमर था, एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। 53 वर्ष के लगभग थे और उन्होंने लगभग 150 से अधिक फिल्मों में काम किया था। और उन्हें कहीं ना कहीं उनकी जो लेटेस्ट मूवी थी वो अंग्रेजी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो उनकी मूवी थी, जो लेटेस्ट मूवी थी। दूसरा, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, वो अपन को ध्यान रखना है। और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बच्चों 2011 में। तो आपको जरूर याद रखना है। इरफान खान क्रिकेटर हैं और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, बोले 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इरफान खान ये एक्टर है, इरफान खान वो बॉलर है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करके यार याद कर लो, 2011 भी तुम्हें गारंटी से याद हो जाएगा। बस उस बॉलर को याद रखना, बॉलर से तुम्हें जयपुर भी याद हो जाएगा और उसी बॉलर से 2011। अपना अपना लॉजिक है यार, तो वो लॉजिक आपको मैं बता रहा हूँ ना, बस उस लॉजिक को दिमाग में रख लो, गारंटी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। अगला फैक्ट है ऋषि कपूर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया ऋषि कपूर की डेथ हो गई, तो बताओ जल्दी से क्या था। तो ऋषि कपूर की जो डेथ हुई है ना, उनको बोन मैरो कैंसर था। बोन मैरो समझते हो, अस्थि मज्जा यानी कि जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड्स का जो निर्माण होता है ना, वो निर्माण होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। तो ये बायोलॉजी के हिसाब से अपन को ये बात की भी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं उनको पता होना चाहिए। ठीक है, 30 अप्रैल, वो 29 है या 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक, निर्माता ऋषि कपूर का मुंबई में निधन हो गया। ठीक है,
67 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो 67 वर्ष के थे, वो 53 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हुई है, इनकी 67 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गया। दूसरा, इसमें अगर देखा जाए तो उनका जन्म हुआ था चेंबूर, बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। इरफान खान जयपुर में हुआ था, ठीक है। और वॉन मैरो कैंसर, कौन सा कैंसर था उनको? वॉन मैरो कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे, और उन्हें उनकी फिल्म बॉबी के लिए, एक मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी बॉबी, बॉबी के लिए वर्ष 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें दिया गया था, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है। और बाल कलाकार के रूप में, ठीक है, फिल्म मेरा नाम जोकर जो मूवी थी उसमें बाल कलाकार के रूप में, जिसमें राज कपूर थे, तो बाल कलाकार के रूप में उन्होंने काम किया था और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें दिया गया था। इसके अलावा उन्हें वर्ष 2008 में, ठीक है, वर्ष 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये उनके बारे में जो जानकारी है वो अपन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई केवल ये याद मत कर लो कि हाँ ऋषि कपूर थे, ऋषि कपूर का निधन हो गया और ऋषि कपूर बहुत अच्छे अभिनेता थे, वहाँ बात खत्म नहीं होगी। उनका जन्म बॉम्बे में हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनका जो जन्म है चेंबूर बॉम्बे में हुआ, निधन भी बॉम्बे में हुआ है। दूसरा, उनकी जो फिल्म है, एक फिल्म थी बॉबी, तो बॉबी फिल्म जो थी उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का उनको अवार्ड मिला है। अब फिल्मों के नाम मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जो भी फिल्में आपने देखी होंगी उनके नाम आपको ऑलरेडी इतना पता होंगे, तो मेरे को इतना आवश्यक नहीं लगा कि उसकी फिल्में भी मैं ऋषि कपूर की पूरी आपको लिख के दे दूं। बाकी का आप समझदार हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा तो उनके नाम आ ही जाते हैं। लेकिन मेन है लेटेस्ट उनको ऐसी फिल्म जिसमें उनको सम्मानित किया गया, जैसे कि बॉबी फिल्म हमने याद करा है, मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार में बहुत अच्छा अभिनय किया था, उनको इनाम दिया गया था, और 2008 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया है, जैसी कि इमेज आपको दिख रही है जो भी है। तो 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर का निधन हो गया। वे बहुत अच्छे अभिनेता थे, अभिनेता के साथ में प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, समझ में आ रहा है ना। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये उनकी एक विशेषता थी। और बाकी का उनके परिवार के खानदान के बारे में सब अपन को थोड़ा बहुत पता ही रहता है, तो ये आपका एक अच्छा फैक्ट था ऋषि कपूर से संबंधित। अगला दिया हुआ है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी दी गई है। तो भैया 1 मई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत एक राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादर नागर हवेली तथा दमन दीप को शामिल किया है। यानी अभी हाल ही में कितने शामिल किए गए हैं बच्चों? 5, और 5 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, क्योंकि केवल 5 इसमें राज्य के लिए नहीं है, क्योंकि राज्य 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 राज्य हो गए, लेकिन दादर नागर हवेली दमन दीप जो है ना, तो वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है अभी हाल ही में। दूसरा, राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जुड़ने से, ठीक है, इनके जुड़ने से राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी हो गई है? 17 हो गई है, 17 हो गई है। ये कौन सी संख्या है? जिनको अभी वन नेशन वन राशन का, वन रेशन वन कार्ड जो है वो योजना के अंतर्गत उनको जोड़ दिया गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में अभी हाल ही में राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो जोड़े गए थे, वो कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए हैं? तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए कि 5 जोड़े गए हैं। और अगर ऐसा बोलते हैं कि 5 जो जोड़ दिए गए तो अब कितनी संख्या हो गई है? तो बोले अब 17 संख्या हो गई है। अब इसका मतलब यह है कि इससे पहले 12 और थे। अब 12 पूरे नाम देने को मेरे को आवश्यक नहीं लगा कि भैया पूरे 12 नाम दे दूं। अभी जो 5 जुड़ गए उनके नाम मैंने आपको दे दिए हैं, तो इनको तो आप याद कर ही सकते हो। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है। बिहार है, बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जनसंख्या घनत्व। पंजाब में खेती अच्छी होती है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है। 4 तो यही हो गए।
पांचों में दादर नागर हवेली और दमनदीप को भी शामिल कर लिया। दादर नागर हवेली और दमनदीप को भी इसमें शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को 17 याद रखना, और जो 12 थे उन 12 के अंतर जो इससे पहले जो 12 थे, 12 पहले के 5, ये टोटल कितने हो गए 17 हो गए। इससे पहले जो 12 थे उनमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है, उनके अंदर हमारा मध्य प्रदेश भी आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, 5 पूछे जा सकते हैं, संख्या पूछी जा सकती है, टोटल पूछा जा सकता है, दूसरा कौन कौन से राज्य शामिल है नहीं है वो भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, तो आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो आज का ये जो सेशन था आपका करंट अफेयर्स का वो फिनिश होता है। इसके बाद में अपन और आगे का नेक्स्ट डे पढ़ते हैं अच्छे से। बाकी का ये है कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखें और थोड़ा सा सोच कर समझ कर एक कनेक्ट करके उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी। ठीक है, तो मेन है कि आप थोड़ा सा जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको थोड़ा सा एक नोटबुक में नोट कर लिया करो। एक बहुत अच्छी आदत होती है लिखने की, तो जितना समझ में आता जाए, वीडियो को आपने प्ले कर दिया, हेडफोन लगाओ बढ़िया और बढ़िया आराम से जितना समझ में आए उतना थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओ। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और बाकी का आपका जो फीडबैक ज़रूर दें अगर दे सकते हैं। और आपका कहीं ना कहीं शेयर करना और लाइक करना हमें एक आगे बढ़ने के लिए एक प्रमोशन का काम करेगा कि भाई हमें और आगे और भी चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ नया मटेरियल देंगे आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।